नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से चलते हैं एग्रोनॉमी की नई क्लास को आगे लेकर और अपन बात करते हैं इस क्लास के अंदर द्वितीयक पोषक तत्वों की। द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। बात करेंगे इनमें इनके कमी के लक्षणों की, इनके कार्यों की, है ना, और इनके स्रोतों की, कि मृदा में इनका कौन सा स्रोत अपन को मिलता है और इनको कौन कौन से फसलें इनको अधिक मात्रा में ग्रहण करती है। जैसा कि अपन एनपीके पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फरों के बारे में चर्चा करेंगे और हमेशा यहां से आने वाले क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे। अपना एक भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, गलत नहीं होगा। उस प्रकार अपन क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। लगातार आपके लिए क्लासेस लगाई जा रही है साथियों, तो अपन को क्या करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और हमारे चैनल को अंदर जो भी कुछ नया हो रहा है उसको आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, जैसा भी आपका कोई मत हो, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम सीख सके उस चीज से कि हमारे यहाँ पर कोई कमी है तो उसे सुधारा जा सके। बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्वों के बारे में, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? ये गौण पोषक तत्व है ना। गौण पोषक तत्व तो नहीं है, इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों गौण कहा जाता है। ये यहाँ पर ये चीज सही नहीं है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। गौण पोषक तत्व होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना, जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, इनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है, लेकिन प्राथमिक तो कौन है, एनपीके है, और द्वितीयक कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की, बात करते हैं Ca+2 की बात करते हैं। पौधे इसको Ca+2 के रूप में ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं साथियों। और कैल्शियम का मृदा में जो स्रोत है ना, कैल्शियम का जो मृदा में क्या है, स्रोत है, वो क्या है, डोलोमाइट है साथियों। क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3। और यहाँ पर कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा CaMgCO3 का क्या है, होल ट्वाइस देखने को आपको मिलेगा कहीं कहीं पर। ये भी चीजें अपन को देखने को मिलेगी, तो अपन ये भी सूत्र को क्या है, सही मानेंगे। ये इसको खोला हुआ रूप है, ये इसको क्या है, कंबाइन करा हुआ रूप है ना, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो ये क्या है, ये भी इसका क्या है, सूत्र सही है। कैल्शियम के कार्यों की बात करते हैं तो कैल्शियम पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। आपकी जो सेल होती है प्लांट के अंदर, जो सेल है प्लांट सेल के अंदर, है ना, प्लांट सेल के अंदर क्या करता है, उसके जो बाह्य आउटर जो कवर है ना, कवर को अपन क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के निर्माण में कौन सहायक है, कैल्शियम सहायक है। दोस्तों याद रखना, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, कैल्शियम करता है। यह पौधे में जड़ों के शीर्ष तथा पौधे के शीर्ष भागों का निर्माण करता है। देखो अपन पौधे की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, एक पौधा है ना। सर लाल थोड़ी होता है पौधा, चलो इसको हरा बनाते हैं, है ना, हरा भरा पौधा बनाते हैं, है ना। चलो ये क्या हो गया, हरा हो गया, है ना। ये इसका आगे वाला पार्ट हो गया। और इसकी जो क्या है, आपके जड़े, है ना, क्या बनाते हैं, जड़े बनाते हैं। इस प्रकार किसकी क्या है, जड़ है। तो जड़ों का ये शीर्ष भाग, कौन सा भाग, ये वाला शीर्ष भाग है, उनका निर्माण कौन करेगा, ये करेगा, कैल्शियम करेगा। इसके ऊपर वाला भाग का निर्माण कौन करेगा। और यहाँ पर कोई बर्ड निकली है, कोई शाखा है, शाखा से यहाँ पर कोई बर्ड्स निकल रही हैं, है ना, कलिकाएं निकल रही है, तो कलिकाओं के शीर्ष का भाग भी कौन बढ़ाता है, आपके कैल्शियम बनाता है। तो जितने भी पौधे के शीर्ष भाग हैं उनका क्या करता है, निर्माण कौन करता है, कैल्शियम करता है। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। शीर्ष प्रभुता को क्या करता है, बढ़ाता है। और अपन ने उस पौधे में पहली क्लास में सीखा था, कमी के लक्षणों के अंदर सीखा था, दूसरी क्लास थी वो, कैल्शियम और बोरोन का कमी का लक्षण कहाँ आता है, शीर्ष भाग पर आता है। इसलिए इनका निर्माण भी कौन करता है, कैल्शियम और बोरोन ही करते हैं, जिसमें अपन कैल्शियम इस बार अभी पढ़ रहे हैं। तो शीर्ष भागों का निर्माण ये करता है। बात करते हैं नेक्स्ट बात की, यह कोशिका विभाजन के समय या वह कोशिका दीर्घीकरण के समय मध्य पटलिका का निर्माण करता है ना। ये क्या है सर, ये भी सिखा देते हैं कि जब आपकी क्या होती है, कोशिकाएं हैं, एक क्या है, ये कोशिका है। इस कोशिका का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन होना है, 2 पार्ट बन रहे हैं, है ना। तो 2 पार्ट बनते समय इसके समसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जब ये कोशिकाएं बनती है तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर एक खांच बनती है, और खांच बनने के बाद इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, बीच के अंदर क्या होता है, ये चीज होती है। इससे पहले भी क्या होता है, इस तरीके से एक संरचना बनती है जिसमें क्या होता है, ये बीच के अंदर एक
टुकड़े जैसा, मतलब कि अब यहाँ से ये क्या होगी, दो अलग अलग बनेगी। तो इस मध्य पटलिका का, इन दोनों को क्या कह सकते हैं, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका कहते हैं। इस मध्य पटलिका का जो निर्माण है वो कौन करता है साथियों, आपके कैल्शियम करता है। यह कोशिका विभाजन के अंदर या दीर्घीकरण के समय दौरान मध्य पटलिका का निर्माण करता है। जो मिडिल मेम्ब्रेन बननी होती है सेल डिवीजन के टाइम पर, दो कोशिकाओं के निर्माण के समय जो मध्य पटलिका बनती है उसका निर्माण कौन करता है साथियों, कैल्शियम करता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है। बात करते हैं अगली चीज की कि कैल्शियम की कमी के लक्षण। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण कहां पर आते हैं, शीर्ष भाग पर आते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। एपिकल डोमिनेंस होती है। एपिकल डोमिनेंस के वहां पर जो ऊपर वाले शीर्ष भाग है, कोई भी पौधे का आगे वाला जो भाग है, नुकीला भाग है या तीखा भाग है, जहां पर आपके क्या है वो आगे बढ़ेगा, और तो उसका निर्माण कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। और इसके साथ साथ कौन रहेगा, बोरोन रहेगा। शीर्ष भाग सूखकर हुकनुमा संरचना बना देता है ना। पत्तियां कुछ इस तरीके से, जो ऊपर देखो यहां तक तो ठीक ही है, ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे लटक चुका है, इस तरीके से हुक जैसा ये पार्ट बना चुका है ना। तो ये क्या है, कैल्शियम की कमी का लक्षण है ना। पौधा ऊपर से क्या हो गया। और अगर बात करें कैल्शियम की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में बात करें, विकारों के बारे में बात करें, देखो रोग और विकारों में डिफरेंस है ना। जिसके डिजीज होती है ना, और विकार है उनके अंदर क्या होती है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि रोग के अंदर रोगजनक होता है, चाहे वो कवक द्वारा हो रहा हो, विषाणु द्वारा हो रहा हो, जीवाणु द्वारा हो रहा हो, वायरस है ना, या फिर बैक्टीरिया है या फंगस है उसके, या प्रोटोजोआ है ना। किसी न किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण क्या होता है, वो रोग उत्पन्न होता है। विकार क्या होते हैं, किसी चीज की कमी के कारण क्या होते हैं, कमी के कारण, या किसी चीज की अधिकता के कारण क्या होता है, वो चीज जो हो रही है ना, किसी तत्व की कमी के कारण या फिर किसी तत्व की अधिकता के कारण जो चीज उत्पन्न होती है साथियों, उन्हें क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। ये चीज भी आपका करना है, नोट करना, दिमाग में फिट करना है ना। बात करते हैं सबसे पहला मूंगफली में पॉपिंग। पॉपिंग का क्या मतलब है ना। पॉपिंग का मतलब है कि जब आप मूंगफली छोलते हो उसके अंदर कभी दाना नहीं निकलता, इसी प्रकार छोटा सा दाना वहां पर आपको बना हुआ निकलता है ना। आपके साथ मजाक हो जाता है कि मूंगफली इतनी तोड़ी और तोड़ी अंदर से कुछ नहीं निकला। आपके साथ जो मजाक होता है वो मजाक किसकी कमी के कारण होता है, आपके कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसलिए कैल्शियम पौधों के अंदर, या फिर बात करूं मैं ऑफिशियली ग्राउंड नट के अंदर बात करूं, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है दाने के निर्माण में। तो यहाँ पर दाना छोटा रह गया, तो अब एक सवाल यहाँ पर भी आता है, और नोट कर लेना कि कैल्शियम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कि इसके अंदर ग्राउंड नट के अंदर सीड फॉर्मेशन के लिए, मूंगफली में दाना निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व रेस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर आपको क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। ये भी चीज क्या करनी है, आपको नोट करनी है। तो देखो यहां पर आपके दो सवाल आते हैं। फसलों में दाने का निर्माण कौन करता है, तो फास्फोरस करता है, लेकिन मूंगफली में दाने का निर्माण कौन करता है, कैल्शियम करता है। तो इसलिए कैल्शियम जब इसके अंदर पॉपिंग होती है या पैगिंग की जो प्रक्रिया होती है साथियों, पैगिंग जो सुइयों का निर्माण है, आपने मूंगफली के अंदर पढ़ा होगा, आगे जो क्लास आएगी उसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसके अंदर जो आपकी ये जो पॉपिंग है या फिर जो पैगिंग जो अवस्थाएं आती है, जो दाने निर्माण की जो अवस्थाएं आती है, उनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वहाँ पर आपने जिप्सम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जिप्सम दिया जाता है। 250 kg प्रति हेक्टर की दर से दिया जाता है, याद रखना। और ये भी याद रखना, मूंगफली में दानों का निर्माण कौन करता है, कैल्शियम करता है साथियों। यहाँ पर आपके एक साथ 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ये चीज़ क्या करना है, नोट करना। इसी प्रकार बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं गाजर में। गाजर में क्या होता है, केविटी स्पॉट होता है। जो गाजर के अंदर आप कभी कभी देखते हो, यहाँ पर आपकी ये गाजर यहाँ से केविटी बन चुकी है, खाली रह चुका है, केविटी स्पॉट। आपने दांतों में भी केविटी होती है, दांतों के अंदर काले काले से खड्डे हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, केविटी है, और उस केविटी को बाद में फिल करवाना होता है। लेकिन ये बात करें अगर मैं किसकी, गाजर की, तो गाजर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये खाली हो रहा है। तो ये क्या है, आपका कौन सा रोग है, केविटी स्पॉट है, जो किसकी कमी के कारण हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। टमाटर में BER, ब्लॉसम एंड रोट, है ना। ब्लॉसम एंड रोट रोग है जो टमाटर में, किसी, देखो नाम तो लग रहा है कोई रोग है, किसी रोगजनक से हो रहा होगा, किसी बाह्य कारक की वजह से हो रहा है, लेकिन क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है ब्लॉसम एंड रोट। और क्या होता है, इसके अंदर एक पार्ट जो होता है टमाटर का पूरा हो जाता है खराब। टोमेटो में ब्लॉसम एंड रोट डिजीज जो है या फिर विकार है, वो किस कमी से होता है, टमाटर में कैल्शियम की कमी से होता है। सेब में बीटर पिट, बीटर का मतलब होता है कड़वा। बीटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, जो आपको खाने में कैसा लगेगा,
कड़वा लगेगा, है ना, वो किसकी कमी का लक्षण है? कैल्शियम की कमी का लक्षण है। अगर आपने इस तरीके से खड्डे देखे और इन खड्डों को अगर कभी गलती से खाया भी होगा तो वो स्वाद में कैसे लगे होंगे? कड़वे लगे होंगे। तो वो बीटर पिट है, वो क्या है? आपके कैल्शियम की कमी का है। तो देखो बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है हमारी क्लासों के अंदर। इसी प्रकार की क्लासें हमारी ऑफलाइन में भी चलती है ना। तो ये चीजें क्या है? आपके रोग हैं कैल्शियम की कमी के होने वाले। तो वापस बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व की। नेक्स्ट पोषक तत्व है आपका द्वितीय पोषक तत्व की बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो बात करते हैं पौधे में जो आपका मैग्नीशियम है मुख्यतः Mg+2 के रूप में लिया जाता है, कैल्शियम Ca+2 के रूप में, Mg+2 के रूप में लिया जाता है मैग्नीशियम। और अगर बात करूं इसका भी कौन सा स्रोत है? डोलोमाइट है। दोनों का कौन सा है? डोलोमाइट है। दोनों का सूत्र भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और वो दूसरा सूत्र भी जो लिखा था हमने, है ना, कौन सा? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो ये भी क्या है? डोलोमाइट का सूत्र सही है। डोलोमाइट ये क्या है? खनिज है साथियों। क्या है? खनिज है ना। बात करते हैं मुख्य स्रोत डोलोमाइट है। ये क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। अपन ने सुबह ही नाइट्रोजन के अंदर पढ़ा है, या पिछली क्लासों में अपन ने जब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है, तो नाइट्रोजन जो आपके क्या करता है? पोर फायरिंग वलय का निर्माण करता है। तो उसके अंदर देखो बीच के अंदर क्या है? आपके मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है ना। तो N क्या है? चारों तरफ है। तो नाइट्रोजन भी वहां पर काम कर रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम भी यहाँ पर काम कर रहा है क्लोरोफिल के निर्माण में। बात करते हैं इसके कमी के लक्षणों की। तो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण की बात करें तो सर क्या कार्य एक ही है? मुख्य कार्य एक ही है। मैग्नीशियम का क्या है? मुख्य कार्य आपका क्या है साथियों? एक ही है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों में बात करें तो पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। देखो अपन ने बात करी कि NP के अभी तक जितने भी अपन ने पोषक तत्व हैं उनके पुरानी पत्तियों पर ही आ रहे हैं, सिवाय कैल्शियम को छोड़कर। कैल्शियम का जो कमी का लक्षण होता है वो शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण पुरानी पत्तियां के अंदर अंतःशिरीय हरिमहीनता होती है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं कि इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है ना। इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है साथियों? अपन बता चुके हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है। देखो यहां पर ये जो शिराएं हैं वो क्या है? हरी है, दिखाई दे रहा है साथियों। देखो जो शिराएं हैं वो क्या है? हरी है। और इनके बीच का जो भाग है वो साथियों क्या हो चुका है? पीला हो चुका है। तो ये किसकी कमी का लक्षण है? मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है। और कहां पर है? पुरानी पत्तियों में। तो ये पुरानी पत्तियों में अगर इस तरीके से अंतःशिरा हरिमहीनता, इंटरवेनल क्लोरोसिस अपन को शो हो रही हो, दिखाई दे रही हो साथियों, तो वहां पर किसका लक्षण होगा? कमी का मैग्नीशियम का होगा साथियों। बात करते हैं दूसरे की। पौधे में मैग्नीशियम की कमी के कारण अगर उस पौधे को लगातार कौन खाए? पशु खाए, तो पशुओं में ग्रास टेटनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ग्रास टेटनी रोग। अब साहब जब आपके सामने सवाल आ जाए कि पशुओं में ग्रास टेटनी रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वहां पर अपन को क्या करना है? मैग्नीशियम आंसर देना है। क्या देना है? मैग्नीशियम आंसर। एक्चुअली होता क्या है कि मैग्नीशियम की जो कमी है वो कहां पर हो रही होती है? पौधे में। और लगातार क्या करता है? चारे के रूप में उन पौधों को अगर सेवन कराता है कौन? पशु। उनको अपन डाइट के रूप में क्या दे रहे हैं? राशन के रूप में क्या दे रहे हैं? वही पौधे दे रहे हैं जिनमें मैग्नीशियम की कमी थी। तो उससे क्या होगा? पौधों में मैग्नीशियम की कमी थी और साथ में उसके साथ में क्या हो जाएगा? पशुओं में भी क्या हो जाएगी साथियों? ग्रास टेटनी रोग हो जाएगा। इसके अंदर आपके जो इसकी आहार नाल संबंधित कुछ जो परेशानियां हैं वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तंबाकू में सैंड्रोन विकार, तंबाकू में सैंड्रोन जो विकार होता है वो उत्पन्न होता है किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है साथियों। ये चीजें क्या करनी है अपन को? दिमाग में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सल्फर की, है ना। तीसरा है द्वितीय, है ना। द्वितीय जो पोषक तत्व पढ़ रहे हैं उसमें तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? सल्फर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो तिलहनी फसलें होती है, तेल वाली फसलें होती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सल्फर काम करता है। इसलिए आपकी जो तिलहनी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त जो पोषक तत्व माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सल्फर माना जाता है। और सल्फर को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है? SO4-2 के रूप में ग्रहण करता है, सल्फेट के रूप में करता है। इस SO4-2 को क्या कहा जाता है? सल्फेट कहा जाता है। याद रखना मेरे साथियों, है ना। और अगर मैं बात करूं सल्फर के कार्यों की, किसकी बात कर रहा हूं? सल्फर के कार्यों की बात करता हूं। यह सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के निर्माण में, देखो अमीनो अम्ल और प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन भी करता है, लेकिन सल्फर युक्त अमीनो अम्लों का निर्माण कौन करता है?
ये कौन करता है? सल्फर ही करता है। और सर अब बात करते हो सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की, तो सर हमको तो उनका नाम नहीं पता। देखो यहाँ पर आपके सामने हाजिर है SMS, भेजते हो है ना, ही को शी भेजता है और शी को ही भेजता है, ये बात गड़बड़ है ना। ये SMS वाला काम धंधा बंद कर दो है ना, यहाँ पर पढ़ाई कर लो, बढ़िया रहेगा। वो पढ़ाई करोगे है ना तो वो क्या आएगा, जीवन में आगे काम आएगा। बात करते हैं SMS की, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन, ये 3 ऐसे सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं जिनका निर्माण कौन करेगा? सल्फर करेगा। SMS से याद रखना है, वो SMS याद नहीं रखने जो भेजे थे आपने, लेकिन साथ ही अपन को SMS ट्रिक याद रखनी है। SMS से 3 क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, है ना। देखो सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, या फिर सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन, कैसे भी याद करो, SMS से याद करना है। जो आपने भेजे थे वो SMS की बजाय क्या याद करनी है साथियों? आपको दूसरे वाले क्या याद करने हैं? SMS याद करने हैं। ये चीज़ का क्या करना है आपको? नॉलेज में रखना है साथियों। बात करते हैं अगले की, सल्फर फसलों में तीखेपन तथा गंध, है ना, जो स्मेल आती है फसलों में से अलग अलग क्या आती है अपन को? खुशबू आती है ना, जैसे प्याज में आ रही होती है, लहसुन में आ रही होती है, मूली के अंदर आ रही होती है ना, तो उनके अंदर, या फिर तीखापन की बात करें तो आपके मिर्च तीखी होती है, तो उनमें तीखापन और जो स्वाद है, गंध है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? सल्फर होता है। SO4-2 उसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। बात करते हैं यह तिलहनी फसलों के लिए तेल का निर्माण करता है। मूंगफली का तेल निकल रहा है, सरसों का तेल निकल रहा है, तिल का तेल निकल रहा है, आपके सनफ्लावर है ना, सूरजमुखी है, उसका तेल निकल रहा है, तो उसके अंदर जो भी तेल का निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है साथियों? सल्फर है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। बात करते हैं बायोटीन, है ना, विटामिन H, और बात करते हैं विटामिन B। बायोटीन तथा थाइमिन के निर्माण के अंदर, अगर किसी पौधे में विटामिन B है और किसी के अंदर H है, तो उसका जो निर्माण है, बायोटीन तथा थाइमिन का जो निर्माण करता है सल्फर करता है। आता है क्वेश्चन कि विटामिन H, विटामिन B, थाइमिन और बायोटीन के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व रेस्पॉन्सिबल है? तो वहां पर उत्तर क्या जाता है? सल्फर जाता है साथियों। यह एसिटाइल कोएंजाइम, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एसिटाइल कोएंजाइम के जो निर्माण है वो कौन करता है? सल्फर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कौन करेगा साथियों? आपके सल्फर करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, फसलों में तीखापन, जैसे कि देखो प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की बात करूं तो देखो यहां पर क्या आ रहा है? सल्फाइड आ रहा है, सल्फर आ रहा है। प्याज के अंदर बात कर चुका हूं। लहसुन में डाइएलाइल डाइसल्फाइड, अगेन यहां पर क्या आ गया आपके साहब? सल्फर आ गया। मूली में आइसोथायोसाइनाइड आ गया, तो आपके इसके थायो के अंदर क्या आया? सल्फर आया। मिर्च में कैप्सिसिन है ना, क्या है? कैप्सिसिन है ना, तो कैप्सिसिन के अंदर क्या है? मिर्च के अंदर जो तीखापन है उसमें भी क्या है? रेस्पॉन्सिबल सल्फर है। तो देखो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो गए? क्वेश्चन कोई बाहर आ गई। 4 क्वेश्चन यहाँ पर, 4 नहीं यहाँ पर 8 क्वेश्चन सीख चुके हैं। अगर बात करूं सल्फर क्या करता है? प्याज में तीखापन, लहसुन में भी जो तीखापन है, मूली के अंदर जो तीखापन है, और जो स्वाद कह सकते हैं तीखापन नहीं, और मिर्च में जो तीखापन है, मिर्च का जो स्वाद आता है तीखा, वो किसके कारण आता है? सल्फर के कारण आता है। सर 8 सवाल बता रहे थे, 4 सवाल तो यही हो गए कि मिर्च में बताए, प्याज में बताए, लहसुन में बताया, मूली में बताया, इसमें सब में क्या आंसर आएगा? सल्फर आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन ये हो गए, लेकिन वहां पर कौन सा तत्व बनता है? तो उस तत्व का नाम आपके सामने लिखा हुआ है साथियों, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ पर एग्रोनॉमी के साथ में हॉर्टिकल्चर भी क्लियर हो गई। प्याज के अंदर तीखेपन के कारण, अगर हॉर्टिकल्चर में सवाल आए कि प्याज में तीखेपन के कारण के लिए कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व बनता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड बनता है। कौन सा बनता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड बनता है। लहसुन में क्या बनता है? डाइएलिल डाइसल्फाइड बनता है। मूली में क्या बनता है? आइसोथायोसाइनाइड बनता है। और मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है? कैप्सिसिन होता है। ये तो आपको याद होगा, लेकिन ये 3 अगर आपको पता नहीं थे तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, मजा आ जाएगा। क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रही है। सल्फर की कमी के लक्षण की बात करें तो सल्फर की कमी के लक्षण अब पुरानी पत्तियों पर नहीं आएंगे, कहां पर आएंगे? नई पत्तियों में। द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम शीर्ष भागों पर, मैग्नीशियम पुरानी पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर, और ऊपरी पत्तियां नई पत्तियों पर बात करूं तो किसका आता है? आपके सल्फर की कमी का लक्षण आता है। और पौधे की पत्तियों का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। नॉर्मल साइज है ना, उस नॉर्मल साइज से उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। बात करते हैं सल्फर से कमी से होने वाले विकारों के बारे में बात करें तो चाय की पत्तियों के अंदर पीलापन अगर अपन को दिखाई दे रहा है, चाय पीते हो सर, चाय के बिना तो सर
आगे काम ही नहीं चलता। तो उसी चाय की अगर पत्तियों के अंदर पीलापन आ रहा हो तो क्या होता है, आपके सल्फर का कमी के लक्षण है। सल्फर की कमी के कारण मूंगफली की जो पत्तियां हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, वी आकार बन जाता है। कैसा बन जाता है साथियों, वी आकार बन जाता है, याद रखना है। मूंगफली की पत्तियां कैसी हो गई है, वी आकार की हो गई है, उसके अंदर इस तरीके से कोई फॉर्मेशन हो चुका है, वी बन चुका है, तो वो किसकी कमी का लक्षण है, आपके सल्फर की का। बात करते हैं सरसों की पत्तियों में कप का आकार, है ना। सरसों की पत्तियां हैं वो इस तरीके से कप का आकार ले ले, एक पत्ती इस तरीके से हो जाए, ये नीचे की ओर फोल्ड हो जाए, है ना, तो वो किसकी कमी का लक्षण है, सरसों की कमी का लक्षण है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुन चुन के क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की अधिकता से होने वाले विकार। तो धान के अंदर क्या होता है, एक अकोइची रोग होता है। क्या होता है, धान के अंदर अकोइची रोग होता है। अकोइची रोग होता क्या है कि धान के खेत में अगर सल्फर की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। धान का खेत है, वहां पर अपन ने गलती से क्या कर दिया, सल्फर अपने बढ़ गया, तो वहां पर वो सल्फर क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2S गैस बनाता है। क्या बनाता है, H2S गैस बनाता है। उस गैस की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, अकोइची रोग होता है। पत्तियां क्या हो जाती है, झुलस जाती है ना, पीली जैसी पड़ जाती है, जल जाती है। तो धान के अंदर अकोइची रोग होता है सल्फर की अधिकता के कारण, है ना। और धान के अंदर आपके खेरा रोग होता है जिंक की कमी के कारण, अधिकता के कारण। तो अकोइची रोग वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सल्फर। और धान के अंदर अगर जिंक की क्या हो जाए, कमी हो जाए, Zn की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो साथियों क्या हो जाएगा, आपके अकोइची रोग हो जाएगा सल्फर के कारण। तो ये सारे क्या है आपके सिस्टम है, समझ में आया हुआ है ना। तो बात करते हैं आगे। अगेन आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही बार बार बताया जा रहा है। 29 मार्च से क्या होने वाले हैं हमारे यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर जेट और सीयूटी के क्रैश कोर्स चलेंगे। और जो विद्यार्थी 11th और 12th फाउंडेशन 10th के बाद करना चाहते हैं, या जो विद्यार्थी कहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और किसी बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं साथ ही क्या कर लूँ, 12th के साथ ही क्या कर लूँ, जेट क्लियर कर लूँ, सीयूटी क्लियर कर लूँ, तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आ रहे हैं और हमारी क्लासेस चालू है। तो आप एडमिशन करवा सकते हैं साथियों। और हमारे यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्थाएँ हैं। बहुत अच्छा आपको रहने का आवास, घर जैसा आवास मिलेगा, है ना, और घर जैसा माहौल मिलेगा साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कर हमारी जो भी सराहना करनी है, कमियां बतानी है, कुछ भी बतानी है तो बताइए साथियों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों तक पहुंचाइए ताकि आगे से आगे चैनल ग्रो करे। धन्यवाद।